अस्सलामुअलैकुम, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। सो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें भी हम केमिकल काइनेटिक्स को देखेंगे। उसका जो रिमेनिंग पार्ट को जो टॉपिक्स रह गए थे उनको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्हेनियस इक्वेशन के। आर्हेनियस इक्वेशन क्या है? ये है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी। ये हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन है और हम देख सकते हैं कि इसमें टी टेम्परेचर है, टी हमारे पास टेम्परेचर है, रेट कांस्टेंट है हमारे पास के, एंड ई ए हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है। तो ये इनके दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशन है। और यहाँ पे जो ऑरेंज कलर में मैंने ई माइनस ई ओवर आर टी को शो करवाया है, ये बोल्ट्जमैन फैक्टर है जो कि टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड इस इक्वेशन में जो स्मॉल ई है वो बेस ऑफ नेचुरल लॉग है, एंड जो ए है उसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं एंड आर्हेनियस कांस्टेंट भी कहते हैं। लाइक एमसीक्यूज आ जाए इक्वेशन लिख के इन इस या इन इक्वेशन के बिना ही या इन आर्हेनियस इक्वेशन द ई शोज एट्सेट्रा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हर चीज़ जो है वो क्या है। उसके बाद ई की वैल्यू भी है 2.7182, इसको भी मेमोराइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमें अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें बाय टेकिंग द नेचुरल लॉग, तो यहाँ पर मैंने फाइनल जो इक्वेशन आई है उसको लिख दिया है। लेकिन आप पहले के का नेचुरल लॉग लेंगे, फिर ए का लेंगे, फिर हमारे पास जो है ई का लेंगे और उसकी पावर ऊपर ही रहेगी। बाद में नेक्स्ट स्टेप में पावर जो है एल एन से पहले आ जाएगी और यूँ हमने करके सारा सॉल्व करके जो फाइनल इक्वेशन है वो ये आ जाएगी, एल एन के इज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर आर टी प्लस एल एन ए। और अगर हम इस नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं सिंपल में, तो हम 2.303 जो है उससे कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, और बाद में पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर देंगे। मतलब सब सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करके फाइनल इक्वेशन आएगी वो आएगी लॉग के इज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर 2.303 आर टी प्लस लॉग ए। ये हमारे पास अगर हम देखें तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, log a इंटरसेप्ट है, log k जो है वो y एक्सिस पे आएगा और जो t है वो x एक्सिस पे आएगा। 1/t x एक्सिस पे हम ले लेंगे एंड माइनस ई ए ओवर 2.303 r, ये हमारे पास स्लोप आ जाएगी। और अगर हम स्लोप आर्हेनियस इक्वेशन में स्लोप का यूनिट निकाले तो वो केल्विन आएगा। हमने कहा कि स्लोप किसके इक्वल है, माइनस ई ए ओवर 2.303 आर के। तो ई ए का यूनिट है जाउल पर मोल और आर का यूनिट है जाउल पर केल्विन पर मोल। तो जाउल पर मोल कैंसिल हो जाएंगे, पर केल्विन जो है आर का जो रह जाएगा वो ऊपर जाकर हमारे पास क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। तो इस तरीके से स्लोप का यूनिट होता है केल्विन। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि अगर हम आर्हेनियस इक्वेशन में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन, तो रिएक्शन रेट डबल होगा। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि ये जो मैंने रिएक्शन नीचे शो करवाया है, इस रिएक्शन में एक्सेप्शन ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ रेट लो होगा। तो इस तरह का एमसीक्यूज आ जाता होता है, लाइक ये इसी तरह का रिएक्शन दे के। तो स्टूडेंट्स ने जो है ओवरऑल वो याद किया होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होना है, तो इंक्रीज ऑप्शन को टिक कर देते हैं। यहाँ पे आपने ये एक्सेप्शन याद रखनी है कि अगर हम आपके पास रिएक्शन आ जाता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास यहाँ पर जो है 2NO2 आएगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करवाई तो ये वाला जो रिएक्शन है यहाँ पे 2NO2 आ जाएगा। और ये रिएक्शन ऐसा है जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ रेट लो होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि टेम्परेचर कॉफिशेंट क्या होता है। टेम्परेचर कॉफिशेंट होता है कि दो रेट कांस्टेंट्स जिनके दरमियान 10 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस हो, उनको हम डिवाइड करें, उनकी जो रेशो है वो टेम्परेचर कॉफिशेंट है। रेशो बिटवीन दी टू रेट कांस्टेंट्स विच आर डिफर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, यू कैन से दैट। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने ये लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि के एक है जिसका 35 है और एक 25, यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस का जो है वो रेशो डिफरेंस है। तो ये इनकी जो रेशो है वो टेम्परेचर कॉफिशेंट कहलाएगी। अगर हम केल्विन में ले रहे हैं तो ये 308 एंड 298
मीन्स 10 डिग्री सेल्सियस डिफर टू रेट कॉन्स्टेंट्स डिफर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, तो उनकी रेशो जो है वो टेम्परेचर कॉफिशेंट है। और यहाँ पर अब आर्हेनियस इक्वेशन जो है वो हमने पीछे जो है उसको स्टडी भी कर लिया और उसको सिंप्लीफाई करके स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दो में जो फाइनल थी उनको देखा। यहाँ पे एक और इक्वेशन है, ये भी आर्हेनियस कि मतलब आप कह लें कि उसको एक्टिवेशन एनर्जी को यहाँ डिटरमिन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये भी आपने मेमोराइज करनी है कि ln K2/K1 ये इक्वल होता है एक्टिवेशन एनर्जी EA/R इंटू T2 - T1/T1 T2। मीन्स अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है जिसमें हमारे पास जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी पूछी गई हो, आर का तो हमें वैल्यू पता है, और जो रेट कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू प्रोवाइड की गई हो और टेम्परेचर की प्रोवाइड की गई हो, तो हमने क्या करना है कि के की वैल्यू है आर की वैल्यू है 8.3143 और टेम्परेचर्स और दो रेट कांस्टेंट्स हमें दिए हो, एक्टिवेशन एनर्जी पूछी गई हो, तो हम ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जो ए, हमने कहा था कि जो आर्हेनियस इक्वेशन में आर्हेनियस कांस्टेंट है या फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, उसका यूनिट जो है वो ये आपने याद रखना है कि पर सेकंड हो सकता है यूनिमोलिक्यूलर के लिए एंड बाय मोलिक्यूलर के लिए डेसीमीटर क्यूबिक पर मोल पर सेकंड। अब ये जो ए का यूनिट है ये भी कैसे निकला है, उसी इक्वेशन से निकला है। लाइक अगर आप इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें, इसमें आप वैल्यूज़ पुट करके उसका निकाल लें यूनिट, तो आपके पास आ जाएगा। अब ये पर सेकंड और ये जो है ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे हम के का क्या यूनिट ले रहे हैं। हमने पढ़ा था कि जो के का यूनिट है वो हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए डिफरेंट है। अब बायोमोलिकुलर सपोज सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ए का यूनिट क्या होता है, पर मोल डेसीमीटर क्यूबिक पर सेकंड। तो अगर हमने ये यूनिट लिया है तो यहाँ पे तो सारे यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको करके दिखाया था। इसका होता है जाउल पर मोल ई ए का, आर का यूनिट होता है जाउल पर केल्विन पर मोल और टेम्परेचर का केल्विन। तो पहले तो हमारे पास केल्विन बचा था क्योंकि टेम्परेचर को हमने स्लोप में कंसिडर नहीं किया था, टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे था, तो केल्विन आ गया यूनिट। लेकिन अब टेम्परेचर भी है तो यहाँ पे सारे यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये उधर जब ये फैक्टर उधर जाएगा तो डिवाइड मल्टीप्लिकेशन जो है वो चेंज हो जाएगी, बट सारे यूनिट कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन जब हम लोग के का जो यूनिट है वो ऐसा ही रहेगा और वही ए का यूनिट बनता है। अब हमें ये मैंने कहा है कि अब ये डिपेंड करता है कि अगर हमने सेकंड ऑर्डर के बायोमोलिक्यूलर सेकंड ऑर्डर के लिए के का यूनिट पुट किया है तो ए का यूनिट वही होगा डेसीमीटर क्यूबिक पर मोल पर सेकंड, और अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए के का यूनिट पर सेकंड था तो ए का पर सेकंड होगा। अब ये डिपेंड करता है, तो ये आपने यूनिट्स भी मेमोराइज करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है थेरीज ऑफ रेट रिएक्शन। दो थेरीज होती हैं, कोलेयन थेरी एंड ट्रांजिशन थेरी। अब सबसे पहले हम कोलेयन थेरी देखेंगे। ये हमें बताती है, इट एक्सप्लेन्स हाउ एंड व्हाई केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस, कि केमिकल रिएक्शन क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। अब हमें पता है कोलेयन थेरी जो होती है ये हमें बेसिकली जो बताती है वो ये कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं और फिर जाके प्रोडक्ट्स बनते हैं, और यहाँ पे जो होते हैं इफेक्टिव कोलेयंस जो होते हैं वही प्रोडक्ट बना सकते हैं। सारे कोलेयंस के रिजल्ट में प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होती। इफेक्टिव कोलेयन मतलब वो वाले मॉलिक्यूल्स जिनके पास प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी हो। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है, तो जिनके पास प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो जब आपस में कोलाइड करेंगे तो वो इफेक्टिव कोलेयन या फ्रूटफुल कोलेयन कहलाएगा, क्योंकि सिर्फ उसी कोलेयन के रिजल्ट में प्रोडक्ट बनेगी। लेकिन जो इफेक्टिव नहीं होंगे वहाँ पे वो कोलाइड कर लेंगे, एज सच ही बाउंस बैक हो जाएंगे, वहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी। लेट्स सपोज हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं ए प्लस ए जो कि हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं पी। तो जो इसमें हम रेट की इक्वेशन जैसे हम लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू के, दोनों की कंसंट्रेशन के बराबर है रिएक्टेंट्स ए और ए की, तो यहाँ पे स्क्वायर पुट कर दिया। और कोलेयन थ्योरी में जो रेट होता है वो जी पी क्यू के इक्वल होता है। अब ये क्या है, जी जो होती है वो हमारे पास कोलेयन फ्रीक्वेंसी है, पी है प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन मॉलिक्यूल्स जो है वो उनकी ओरिएंटेशन क्या है जब कोलेयन कर रहे हैं, और क्यू है हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है और वो फ्रूटफुल कोलेयन देंगे। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन होती है। अब हमारे पास क्यू की जो होती है वैल्यू वो ये होती है n स्टार इंटू ई माइनस ई ओवर आर टी ओवर एन।
ये हमारे पास जो है बोल्ट्जमैन फैक्टर है, इसका आपको पता है। और यहाँ पर जो n है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, और n स्टार हमारे पास वो वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन जो टोटल में से जिनके पास प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी होती है, मोर देन हैविंग एनर्जी मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी, या मतलब जो प्रॉपर कोलाइड कर लेंगे। n टोटल है, और जो इफेक्टिव कोलिजन देंगे, प्रॉपर कोलाइड करेंगे, जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी से भी ज़्यादा एनर्जी होगी ताकि वो फ्रूटफुल कोलिजन कर सकें, वो n स्टार है। और यहाँ पर जब हम q की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, Gp n स्टार इंटू E माइनस E ओवर RT ओवर n। आपने ये रेट जो है कोलिजन, ये वाली इक्वेशन मेमोराइज करनी है, फाइनल इक्वेशन मेमोराइज करनी है, क्यू की वैल्यू, बल्कि सब जो स्लाइड में लिखा है सब आपको होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है टेस्ट जो है कॉन्सेप्ट से ज़्यादा आप लोग मेमोराइज करके क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फुल डेरिवेशंस हैं उनको स्किप किया गया है, क्योंकि हमें पता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप नहीं है पेपर, और फुल डेरिवेशंस ऐसे आ भी नहीं सकती। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको रखा गया है ताकि शॉर्ट टाइम में आपको मेमोराइज करने में भी आसानी हो। नेक्स्ट हमारे पास है कोलिजन नंबर। कोलिजन नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ZAA से हम करते हैं। एंड ये होता क्या है कि नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। मॉलिक्यूल्स में कोलिजन हुई है पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स हुई हैं वो है कोलिजन नंबर। जैसे कि आपको नेम से ही शो हो रहा है, कोलिजन नंबर यही होगा कि नंबर ऑफ कोलिजन्स। अगर हमें कोलिजन नंबर कैलकुलेट करना हो तो उसका फार्मूला ये होता है ZAA इज इक्वल टू √2। अब यहाँ पे जो ये शो नहीं हुआ, आई डोंट नो यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा, बट यहाँ पे 2 के साथ पाई है, और जिसके ऊपर स्केयर है वो है वर्ड सिग्मा स्केयर, और ये C⁻P। अब इसमें ये सब कुछ क्या है रो, ZAA जो हमारे पास है हमें पता है कोलिजन नंबर है, ये जो हमारे पास पाई है वो हमें पता है 3.14 वैल्यू पाई एज सच है, और जो सिग्मा है वो हमारे पास है मॉलिक्यूल का डायामीटर, C जो है हमारे पास वो एवरेज वेलोसिटी है C⁻, और एंड जो रो होती है स्मॉल p मॉलिक्यूल डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए गैस। और अगर हमें ये सब चीज़ें पता हो तो हम ZAA यानी कोलिजन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे हम पढ़ते हैं कि सेकंड ऑर्डर के लिए के का यूनिट ये है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये है, जीरो ऑर्डर के लिए ये है, एटसेट्रा। यहाँ पे कोलिजन थ्योरी में के का यूनिट जो है वो आपने ये भी मेमोराइज करना है, Z0 डेसीमीटर क्यूबिक पर मोल पर सेकेंड। अब आपको इतने यूनिट्स कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। जो ए का यूनिट है वो आप देख लें कि ए आर्हेनियस इक्वेशन में जो ए का यूनिट था वो वही था जो सेकंड ऑर्डर का यूनिट है, और दूसरा यूनिमोलिकुलर के लिए वही था जो फर्स्ट ऑर्डर का है। मतलब आपको मेमोराइज हो गया। और यहाँ पर आप के का यूनिट देख लें कि के का यूनिट वही है जो सेकंड ऑर्डर का है, डेसीमीटर क्यूबिक पर मोल पर सेकेंड, बस उसके साथ Z0 का जो है वो एडिशन हुई है। तो ये आपको मेमोराइज करने में इस तरह ईजी रहेगा। अब जो है कोलिजन थ्योरी, इसकी लिमिटेशंस थी कि ये सिर्फ गैस के लिए पे अप्लाई की जाती थी, और ये वैलिड थी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन या मोर देन दिस, मतलब फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है। और कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स अगर हम उनके लिए कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड रेट कॉन्स्टेंट्स देखते तो वो दोनों डिफरेंट आते थे, और कैन नॉट बी अप्लाइड। और कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सरफेस कैटालिसिस और चेन मैकेनिज्म इन पे अप्लाई ही नहीं हो सकती। तो जब ये वाली आई हमारे पास लिमिटेशंस, तो फिर लिंडमन मैकेनिज्म या फिर कोलिजन थ्योरी फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शंस ये थी कि ये हमारे पास अप्लाई हो सकती थी फर्स्ट ऑर्डर, अप्लाई हो सकती थी कि हम अगर देख रहे हैं गैस फेज रिएक्शंस जो हैं उन पे अप्लाई करनी है, या जो हैं हमारा कोलिजन थ्योरी उसमें जो है वो नहीं हो सके वैलिड, कोलिजन थ्योरी जिनके लिए वैलिड नहीं थी उनके लिए फिर ये और इसको भी कोलिजन थ्योरी फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शंस कहते हैं। 1992 में प्रपोज हुई थी। इसमें हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है मॉलिक्यूल जो भी रिएक्टेंट्स हैं जो आपस में रिएक्ट करें, सबसे पहले उनका स्टेप होना है एक्टिवेशन, यानी वो सपोज ए है तो वो ए स्टार में जाएगा, एक्टिवेट होगा, फिर उसकी डीएक्टिवेशन होगी, आपस में वो कोलाइड करके फिर स्टार से सिंपल फॉर्म में आएगा, फिर डिकम्पोजिशन होकर हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी। एक्टिवेशन फर्स्ट स्टेप है, उसके लिए जो रेट कॉन्स्टेंट होगा वो K1 होगा,
डीएक्टिवेशन के लिए K2, डिकम्पोजिशन के लिए K3। इसकी भी एक प्रॉपर फुल डेरिवेशन है, लेकिन जो चीज़ इम्पोर्टेंट थी वो आपको यहाँ पे बताई गई है बस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ट्रांजिशनल स्टेट थ्योरी। इसका दूसरा नाम है एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स थ्योरी और तीसरा नाम है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये किसी भी नेम से आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे ये जो थ्योरी है ये हेनरी एयरिंग, M.G. इवान एंड M. पोलिहाइन 1935 में इन्होंने ये डिवेल्प की थी। ये एक्सप्रेसेस द रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ थर्मोडाइनमिक पैरामीटर्स लाइक इंथाल्पी एंड एंट्रोपी। मतलब ये रेट कांस्टेंट्स K को इंथाल्पी और एंट्रोपी की टर्म्स में जो है एक्सप्रेस करती है। मतलब जो हमारे पास इक्वेशन आती है फाइनल, उसमें इंथाल्पी एंट्रोपी होती हैं रेट कांस्टेंट्स के साथ, इनका होता है इक्वेशन में रिलेशन, यूँ कह सकते हैं आप। इंथाल्पी हमें पता है हीट चेंज है, और एंट्रोपी जो है वो डिसऑर्डरनेस है, कितनी पाई जाती है। नेक्स्ट है रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल कोलाइड एंड फॉर्म अ ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स विच इज़ अनस्टेबल। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने एज सच याद रखने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं ट्रांजिशनल स्टेट थ्योरी में, या एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स थ्योरी कह लें, या एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट रेट ऑफ रिएक्शन। तो वो कह रहे हैं कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स सबसे पहले आपस में कोलाइड करके एक एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाते हैं, और जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स होता है वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है मतलब हाईली इनर्जेटिक होता है, क्योंकि हमें पता है एनर्जी और स्टेबिलिटी का इन्वर्स रिलेशन है। जो चीज़ जितनी स्टेबल होती है उसकी एनर्जी उतनी कम होती है। तो ये अनस्टेबल है तो ये हाईली इनर्जेटिक होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। और फिर है हमारे पास लाइक आप इक्वेशन में देख लें कि पहले रिएक्टेंट्स कंबाइन हुए हैं, फिर ये जो बना है ये एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बना है, और ये फिर प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो गया है। और इस थ्योरी में काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है पोटेंशियल एनर्जी में। नेक्स्ट है कि रिएक्शन बिटवीन द रिएक्टेंट्स टू गिव एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स इज रिवर्सिबल। अब ये वाला जो इतने स्टेप का रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है। मतलब रिएक्टेंट्स एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बना रहे हैं, और एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स हाईली अनस्टेबल, हाईली एनर्जेटिक है, तो ये वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सकता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाता है बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स में। बट यहाँ पे जो है डिकम्पोजिशन ऑफ कम्प्लेक्स टू द प्रोडक्ट इज इरिवर्सिबल। लेकिन अगर हम देखें कि ये वाला स्टेप ये इरिवर्सिबल है, प्रोडक्ट बनने के बाद वो दोबारा से एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स नहीं बनाते। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन दी, और इसमें जो इस थ्योरी में जो रेट है वो डिपेंड किस पे करता है, कंसंट्रेशन पे। एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन है वो मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। ये पॉइंट्स आपने मेमोराइज करने हैं, किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। लाइक दी स्टेप in the or decomposition of the complex to the product is reversible, irreversible, irrepressible etc. कुछ भी, none of these, all of these। तो आप अगर मेमोराइज किए होंगे तो आप आंसर कर सकेंगे। अब है हमारा जनरल नॉलेज पार्ट। आज 5 ही MCQs जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। सबसे पहला है कि हाउ मैनी वर्सेस आर इन होली कुरान। कुरान पाक में कितनी आयात हैं, ये हमें पता है। 6 है, 4 टाइम्स 6 है। ये मेमोराइज करना इजी है। हाउ मैनी टाइम्स इज़ द वर्ड कुरान रिपीटेड इन होली कुरान। कुरान पाक में जो है कुरान का वर्ड कितनी दफ़ा आया है, 70 टाइम्स, विच इज़ द बेस्ट ड्रिंक मेंशन इन दी होली कुरान। कुरान पाक में सबसे बेहतरीन मेंशन की हुई ड्रिंक मिल्क है। द बेस्ट ईटेबल थिंग मेंशन इन दी होली कुरान इज़ हनी, विच इज़ द शॉर्टेस्ट सूरह ऑफ होली कुरान, सूरह कौसर। बट मुझे लग रहा है कि ये मैंने पहले इंक्लूड करके पढ़ा दिए हैं ये जनरल नॉलेज के MCQs, और दोबारा से हो गए हैं। अगर दोबारा से हो गए हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट में हम ज़्यादा कर लेंगे। लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, कुछ डेफिशिएंसीज हों तो वो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।